हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक मीनिंग क्लियर कर ली थी एंड कुछ ऑथर उनके व्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द जॉन हनी रिपोर्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हम इस वीडियो में इसकी सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिलाडेल्फी कॉन्फ्रेंस, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करती है, जिसकी स्टार्टिंग हमारी जॉन हनी ने अपनी रिपोर्ट में की थी, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलाडेल्फी कॉन्फ्रेंस, फिलाडेल्फी एक्चुअली एक सिटी का नेम है अमेरिका में, उसी के नेम पे इसको फिलाडेल्फी कॉन्फ्रेंस नेम दिया गया। एक्चुअली जो ये कॉन्फ्रेंस है अमेरिका की एक एकेडमी थी, एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेस, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जेम्स सी चार्ल्सवर्थ इसको कंडक्ट किया गया था। मेजर व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड इन दिस डेलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में जो मेन चर्चाएं हुई या डिबेट्स या डिस्कशंस के मेन पॉइंट रहे वो क्या थे। द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी रिमेन्ड फ्लेक्सिबल टू फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ। जैसे जॉन हनी बात कर रहे थे वैसे ही हमारा सी चार्ल्सवर्थ की चेयरमैनशिप के अंडर जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे ये पॉइंट रखा गया कि जो हमारा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो स्कोप है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि स्कोप को हम नैरोअर एंड ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं या फिर मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो स्कोप का मीनिंग आपको वेल डिफाइंड है कि स्कोप इसका जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इसलिए होना चाहिए बिकॉज आपकी जो जिस चीज़ के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसकी जो अपनी सोसाइटी है उनकी डिमांड्स चेंज होती जा रही हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क करना होता है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। डाइकोटोमी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मीनिंगलेस। 1885 में जब वुड्रो विल्सन ने ये डाइकोटोमी क्रिएट किया था, डाइकोटोमी का मीन्स कि सेपरेट थिंग्स हैं दोनों, मतलब पॉल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये वुड्रो विल्सन ने क्रिएट की थी। लेकिन अभी दोबारा से ये डिमांड होने लगी कि हम पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके नहीं देख सकते, तो ये जो हमने डिकोटोमी क्रिएट किया है वो मीनिंगलेस है। यानी कि पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, इम्प्लीमेंट भी करनी होती हैं किसी किसी पॉइंट पे, एंड सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं हमारे, उनको पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशंस तो करनी ही होती हैं, मेनली उनका पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम भी होता है। तो हम पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डाइकोटोमी लेके नहीं चल सकते। थर्ड पॉइंट, टू मच इम्फेसिस ऑन परफेक्शन ऑफ हायरार्की एंड इंटरनल प्रोसेसेस, मतलब वही हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इम्फेसिस था। अब इम्फेसिस किसके ऊपर होना चाहिए? अभी आपका इम्फेसिस होना चाहिए कि आज की जो रिक्वायरमेंट्स, जो डिमांड्स हैं, क्या उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेलिवेंट है, क्या वो जो चेंजेस आ रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट्स में, क्या वो उसके लिए रेलिवेंस है। तो उसकी फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड पे इंक्रीज अटेंशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स, जो हमारी आज की सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिव रोल प्ले करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। वो सिंपली प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स के हिसाब से उनको टैकल नहीं कर सकते, और उनके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ का पार्ट होता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आज मेजर हैं, जैसे अर्बन स्क्वालर है, ठीक है, जो शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है, स्लम एरियाज़ की प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी होगी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही हैं, एंड डिग्रेडेशन, मतलब कि टोटली वहाँ के रहने सहने के जो लाइफ थी वहाँ में अब डिग्रेडेशन आ चुका है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। सोशो इक्विटी शुड बी गिवन प्रेफरेंस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटीज़ लेके आने की कोशिश करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। वो मार्केट बेस पे नहीं छोड़ना चाहिए कि जो पीपल एफिशिएंट है वो
अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जो पीपल हैं जिनको अच्छी एजुकेशन वगैरह नहीं मिली और वो ऐसे गरीब ही रह जाएंगे। तो एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए ट्राई करना चाहिए कि सोशल इक्विटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द फ्यूचर शुड बी ट्रेंड इन प्रोफेशनल स्कूल्स। ट्रेनिंग के लिए हमें प्रोफेशनल स्कूल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे जिस तरह का हम एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं वहाँ पे उसको उस तरह की ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, और हमारी सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग उनको एक परफेक्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो हम डिमांड करते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस राइटली ऑब्जर्व्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड emphasizes not only administrative organization and procedures but also the psychological, sociological, anthropological insights of the subject. इन सम अप हम ये बोल सकते हैं कि जो फिलाडेल्फी कॉन्फ्रेंस थी वो ये बोलती थी कि हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो ज़्यादातर इम्फेसिस जो रहता है प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, और साइकोलॉजिकल हमारा मनोविज्ञान, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स का साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट जो हुई हैं उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमने। सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ह्यूमंस को वैल्यूड किया गया, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968, ये भी अमेरिका की एक सिटी है। तो वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, मीनोब्रुक 1, 2 एंड 3। अभी हम इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही कॉन्फ्रेंसेस डिस्कस करेंगे, और जो मीनोब्रुक 3 कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी लेटर स्टेज में जाके हुई थी, तो वो अभी हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। The essence of the Minobrook conference was the advocacy for a normative approach. Normative approach क्या होती है हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अभी यहाँ पे सिर्फ मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मेटिव इन द सेंस जो एक नॉर्म बन चुका है, वो नॉर्म आपका सोसाइटी डिसाइड करती है, आपका रिलीजन डिसाइड करता है, और एक लंबे समय में जाके ये नॉर्म्स क्या होते हैं डिसाइड होते हैं। मतलब कि एक जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेडिशन बन चुका है, वो चीज़ बन चुकी है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच इन प्लेट ऑफ वैल्यू फ्री एफिशिएंसी एंड अप्रोच ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। तो कहने का मतलब ये क्या है कि आपको वैल्यू फ्री होके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑफ द व्यू दैट सब्जेक्ट शुड एडवोकेट सोशल इक्विटी, चेंज ओरिएंटेशन। दिस कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड द ग्रामर ऑफ द एनपीए। मीन्स पुरानी जो 2 हमारी थिंग्स हुई, लाइक फिलाडेल्फी कॉन्फ्रेंस एंड द जॉन हनी रिपोर्ट, उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन जो एनपीए को जो कंसेप्ट फॉर्मेट में या थ्योरीज उसकी फॉर्म्ड हुई वो हमारी मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस ने दी थी। तो फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, सेकंड यहाँ पे हुई 88 में हुई थी, फर्स्ट 1968 में हुई थी ये मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। सेकंड आफ्टर 20 ईयर्स हुई थी। दिस वाज फंडेड बाय द साइराक्यूस यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास, द यूनिवर्सिटी ऑफ एकरन, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज़ थी इनमें इन्वॉल्व। अटेंडेड बाय द 60 स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स ऑल बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल साइंसेज सच एज द पॉल साइंसेज सच एज हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। मतलब जो सेकंड मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड्स के स्कॉलर्स नहीं थे, बहुत सारी सोशल साइंसेज के स्कॉलर उसमें थी, तो इसका जो पर्सपेक्टिव था ब्रॉड हो गया था। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस 1 और 2 में क्या डिफरेंसेस थे थोड़े। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो थे मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 में, ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, पॉल साइंस का था, मतलब कि वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग नहीं करते थे, वो राजनीति शास्त्र से बिलोंग करते थे। लेकिन जो मीनोब्रुक 2 की कॉन्फ्रेंसेस है वो वाइडर पार्टिसिपेशन हुआ, वहाँ पे लॉ के स्कॉलर भी थे, इकोनॉमिक्स के स्कॉलर भी थे, पॉल साइंस के स्कॉलर भी थे। तो कहने का मतलब वहाँ पे डिस्कशन जो हुई वो एनरिच होगी, मतलब इट्स टॉन टेम्पर्स ओरिएंटेशन वॉज रेडिकल, रेवोल्यूशनरी, कन्फ्रंटेशनल, चेंज ओरिएंटेड। 1968 में जब स्कॉलर्स जो थे मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के, वो एकदम से चेंज करना चाहते थे, रेवोल्यूशनरी चेंज, मतलब कि वो कंप्लीट, मतलब कि 5 साल में 2 साल में कंप्लीट सिस्टम को बदल देना चाहते थे, ऐसा उनका टेम्पर था।
लेकिन जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई उसकी जो टेम्पर थी वो लिटिल बिट लीनियंट थी, एंड मोर लिबरल एंड सिविल एंड सॉफ्ट टाइप के पीपल्स थे। वो सोचते थे कि ठीक है रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन वो रिवोल्यूशनरी तरीके से नहीं होनी चाहिए, रेडिकल तरीके से नहीं होनी चाहिए। जो रिफॉर्म होना चाहिए वो ग्रेजुअल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ताकि हमारे सिस्टम को एकदम से जर्क्स ना लगे, मतलब झटके ना लगे और वो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। It laid emphasis on relevance, values, ethics, social change, equity, concern for the clients. मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो वन थी उनका ज़्यादातर इम्फेसिस किसके ऊपर था? वैल्यूज़ के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। किस टाइप का चेंज? जो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटीज़ के लिए या फिर मानवता के लिए क्या होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, सबकी का बेनिफिट हो वहाँ पे। लेकिन जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है उनमें जो थिंग्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। अभी लीडरशिप के ऊपर ध्यान आ गया, पब्लिक पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान आया, लीगल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लीडरशिप इन द सेंस कि जहाँ पे अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका डेवलपमेंट पर्सनली बिहेवियरल टाइप में जो है उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। पब्लिक पॉलिसीज़ मतलब कि एक्चुअली जो पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बननी चाहिए, एक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बननी चाहिए। तो मीन्स कहने का ये है कि लोगों की ज़रूरत क्या है एक्चुअली, हम पहले उसको समझेंगे, देन उसके हिसाब से ही हम पॉलिसीज़ बनाए तो इट विल बी बेटर। इट वाज डिसाइडेडली एंटी बिहेवियरल। यहाँ पे जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वन थी वो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें ज़्यादातर ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी किया गया। फिफ्थ पॉइंट, इट वाज एंटी ब्यूरोक्रेटिक। एंटी ब्यूरोक्रेटिक समझने से पहले, ये वर्ड समझने से पहले आपको ब्यूरोक्रेटिक का पता होना चाहिए कि क्या है। मैक्स वेबर ने इस टर्म को डिफाइन किया था ब्यूरोक्रेसी को ट्रेडिशनल वे में, कि ब्यूरोक्रेसी के उन्होंने कुछ फीचर्स दिए थे कि वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हमारे, उनका एक बेसिक फीचर लाइक मान लो हमारे ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होगी, फिक्स्ड रूल्स होंगे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होगा। तो वो एक ब्यूरोक्रेसी के पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। उनमें क्या होता है कि अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाएंगे तो डिलेज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर एंटी ब्यूरोक्रेटिक की बात करें तो उसमें ये होता था कि हम ब्यूरोक्रेसी, जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें चेंज करना पड़ता है थोड़ा बहुत सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। सो यही हमारा मिनोब्रुक वन का कॉन्फ्रेंस का जो था एम की, वो एंटी ब्यूरोक्रेटिक थी एंड वांटेड टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव, एंड वो चाहती थी कि सोसाइटीज़ में चेंज आए। इट्स प्रोएक्टिव। सेकंड जो कॉन्फ्रेंस थी वो डाउन साइजिंग के बारे में बात करती थी, मतलब कि जो स्टेट है उसको ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसको पावर को डेलीगेशन कर देना चाहिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की बात करती थी, सिविक सोसाइटी एंड थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की बात करती थी, यानी कि पूरा का पूरा जो काम है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कॉमन थीम्स फॉर टू बुक्स वर पार्टिसिपेशन। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के अलावा 2 बुक्स लिखी गई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया था। तो वो हम पहले ही बता चुके हैं, एक फ्रैंक मैरिनी थे। अगर हम अपना प्रीवियस वीडियोस में देखें तो वहाँ पे 2 बुक्स की बात मैं पहले कर चुका था, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा, एक फ्रैंक मैरिनी थे, ठीक है, एक ट्वाइट वॉल्डो थे, उन्होंने पब्लिकेशंस की थी। इन 2 बुक्स में भी 4 और 5 पॉइंट में भी आपका एनपीए को बताया गया है इन बुक्स में भी। तो मेनली अभी हमने इसका बेसिक समझ लिया, तो हम इसका फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, मतलब कि उसका मानना क्या है। एनपीए postulates दैट पब्लिक ऑफिशियल शुड ड्रॉप द फैकेड ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब कि वैल्यूज़ न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, उनके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए। यूज योर डिस्क्रिप्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द सोशल एंड अदर एक्टिविटीज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, मतलब कि उनको वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए, लाइक कंपैशन की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है,
तो इस टाइम की वैल्यूज़ केयरिंग मतलब कि सोसाइटी का केयर करना, डेवलपमेंट करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी, इस तरह की वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए जो हमारे समाज के बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, एजुकेशनली हैं चाहे इकोनॉमिकली हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए उनको प्रयास करने चाहिए। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्लाइंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। इट रिकमेंडेड अलॉन्ग विथ डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, जो हमने पढ़ा कि मीनोब्रुक वन कॉन्फ्रेंस थी, वो चाहती थी कि वो डी ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये टर्म्स आप नॉर्मल टर्म्स हैं, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ही चुके हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दीज आर नॉट न्यू इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो थीम्स थी ये कोई न्यू नहीं थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बट इसमें नया क्या हुआ मीन्स अगर हम वैल्यूज़ की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन की बात करें, ये पहले भी बातें होती थी, लेकिन इसमें जो नयापन था वो ये था कि जिस हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को रखा गया कि हाँ हमने ये करना है, वो एक बिल्कुल नई चीज़ थी। तो फ्रेडरिक्सन इसके बारे में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है कि जिस चीज़ को लेके हम एक नई क्लॉथ मेकिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो जो हमारा धागा होता है बेसिकली वो तो सेम ही है, लेकिन उसको बुनने का जो हमारा ढंग था वो चेंज हो चुका है। तो हमने इसको नई तरीके से बुना है, इस पूरे फ्रेमवर्क को मतलब नई तरीके से डिज़ाइन किया है। इन सम अप हम ये कह सकते हैं कि जो एनपी है उसके 4 मेजर क्या हैं, गोल्स हैं। दैट इज़ रेलिवेंस, वैल्यूज़, इक्विटी एंड चेंज। रेलिवेंस इन द सेंस कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, वो आपकी सोसाइटी के डिमांड को फुलफ़िल करता हो, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आपने देना है, ठीक है। Public administration has always emphasized efficiency and economy, and it is criticized as having little to say about the contemporary problems. पुराना वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एफिशिएंसी देखता था कि मतलब कम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम गेन चाहता था, लेकिन वो ये नहीं देखता था कि इससे हमारा पैसा तो सेव हो सकता है, ठीक है, क्या हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें वाकई में पूरी हो रही हैं, ऐसा कुछ ही फेसेस उसका नहीं रहता था। तो हमने अभी आउटकम्स को मेज़र करना है, तो ये हमारा इम्फेसिस होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए हमारा जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो इसको अगर हम रेलिवेंस की बात करें तो जो इम्प्लीकेशंस हैं, इट प्लीड्स फॉर द मोर रेलिवेंट रिसर्च। तो इसके लिए हम पॉलिसी कैसी बननी चाहिए वो रेलिवेंट हो, तो इसके लिए हमें रिसर्च भी करनी पड़ेगी। टू प्रेस्क्राइब एंड टू एक्ट एज टू इम्प्रूव सिविल लाइफ, मेन हमारा मोटिव होना चाहिए कि ह्यूमंस की जो लाइफ है वो चेंज हो रही है क्या, जो ह्यूमंस की डिमांड है उसके हिसाब से हमारी पॉलिसीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही। पॉलिसी शुड बी रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स। वैल्यूज़ के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगा मैं। निकोल्स हेनरी सेड एनपीए रेज द क्वेश्चन dealt with the values and ethics. If there was an overriding tone to the NPA, it was a moral tone. तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो मॉरली और एथिकली क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। मींस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स होना चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक तो हमारी होती है यूनिवर्सल, एक होती है हमारी पर्टिकुलर। यूनिवर्सल होती है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ वो वैलिड है, लाइक ऑनेस्टी दुनिया की किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ वो रेलिवेंट ही होगी, ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे कि जब हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे हमारा माना जाता है कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट या फेवर में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अमेरिका और चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन पार्टीसन नहीं है, वो वहाँ के सिविल सर्वेंट्स पर्टिकुलर स्टैंड ले सकते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पावर को फेवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसी कुछ वैल्यूज़ और एथिक्स के बिहाफ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन होना चाहिए किसी भी कंट्री में वहाँ की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। सोशल इक्विटी पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा एक प्रीवियस वीडियो अलग से मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे सोशल इक्विटी को डिफाइन किया हुआ, वहाँ पे जाके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। चेंज ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहता था कि जो पीपल्स हैं उनकी डिमांड्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो हमें अपना एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना मीन्स इनोवेशन लेके आना, क्रिएटिविटीज़ लेके आना,
उसको लेके आने के लिए हमें अडाप्टेबल होना चाहिए। हमें स्टेटस क्यों नहीं रहना है कि हम ये नहीं करेंगे, हमें प्रोएक्टिव होके सिस्टम की कैपेसिटी बिल्डिंग्स करते रहने चाहिए। तो तब जाके हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, हमारी जो एक्चुअल मोटिव होता है कि हमने सर्विस देनी है लोगों को, उनकी लाइफ इंप्रूव करनी है, वो उनके लिए रेलिवेंट हो सकता है। तो इन कंक्लूज़न हम ये बोल सकते हैं कि जो एनपीए वो स्ट्रेंथन करता है पॉलिसी साइंसेस पर्सपेक्टिव को, मतलब कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी साइंस मीन्स कि पॉलिसीज़ कैसे बने, कैसे इम्प्लीमेंट हों, फीडबैक कैसे लेने हैं। तो इस चीज़ को एनपीए स्ट्रेंथन करता है, बिकॉज वो यही तो बोलता है कि हमें पॉलिसीज़ के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जो पीपल्स के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल हैं। रिजेक्टेड द पॉलिटिकल्स एडमिनिस्ट्रेशन डेकोटाइमी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इट इज़ इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड, मोर क्लाइंट इम्पैक्ट ओरिएंटेड, लेस न्यूट्रल, मोर नॉर्मेटिव। ड्वाइट वाल्डो ने बोला था इन हिज बुक एंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में, उन्होंने एक बुक लिखी थी, हैज़ पॉइंटेड आउट दैट एनपीए प्रोजेक्ट्स क्लाइंट ओरिएंटेशन ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी। कहने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी तो है, ब्यूरोक्रेसी के बिना आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, आइडियल टाइप का ब्यूरोक्रेसी नहीं, जो मैक्स वेबर ने डिफाइन की थी ऐसी ब्यूरोक्रेसी आपके नहीं होनी चाहिए। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि आप जो ब्यूरोक्रेट्स हो वो पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनकी डिमांड्स को ही आपने अपनी पॉलिसीज़ में एक्शन में लेके आना है। ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट पीपल के इंटरेस्ट से अलग है। तो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, पीपल्स की डिमांड को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उनको आप फुलफिल करने के लिए ट्राई करोगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो एक तरह का पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। पीपल्स जो हैं बिल्कुल अलूफ नहीं होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, आपको उनको पार्टिसिपेशन करने का पूरा चांस देना है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक का कॉन्सेप्ट था, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इन द वेरी नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी किया, अगली वीडियो में हम अपना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।